संजय गांधी अस्पताल परिसर में एक किशोरी के साथ कथित गैंगरेप के मामले ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। इस संवेदनशील मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि पीड़िता द्वारा बार बार अपने बयान बदलने से जांच की दिशा प्रभावित हो रही है और मामले की सच्चाई तक पहुंचने में जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। एसपी विवेक सिंह के अनुसार अब तक पुलिस को जो साक्ष्य मिले हैं वे किशोरी के बयानों से मेल नहीं खा रहे, जिससे पूरे प्रकरण पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा चुकी है और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। इसके साथ ही किशोरी की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है ताकि वह निडर होकर अपनी बात कह सके। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि यदि जांच में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस ने आम जनता से अफवाहों से बचने और जांच को प्रभावित न करने की अपील की है। फिलहाल यह मामला पूरी तरह जांच के अधीन है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से मामले की छानबीन कर रही है। आम जन प्रशासन की निगाहें अब निष्पक्ष जांच और न्यायिक परिणाम पर टिकी हुई हैं। ये 10 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसका बैकग्राउंड आप लोग को पता है। पहले 9 तारीख को कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी लगी थी कि मेडिकल कॉलेज संबंधित हॉस्पिटल में से संबंधित कोई केस है जिसमें किसी बालिका के साथ संभवतः दुष्कर्म हुआ है, और जिसको लेके फिर हम लोग ने तत्काल अलर्ट हो गए थे क्योंकि हमारे पास कोई सूचना नहीं आई थी। उसके बाद हम लोग जानकारी एकत्रित किए। जानकारी एकत्रित करने में हमको फ़ोन नंबर और उसका बालिका का पता थोड़ा बहुत पता चला, और जिसके आधार पे फिर हमने बालिका के परिजन से बात किया, माँ से बात किया। उनको बोला कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ हो, गलत हुआ हो, बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो तो आके हमारे पास रिपोर्ट करें, और उस समय उसको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद हमने घर भी टीम भेजी। अगले दिन हमने जब हमें सूचना मिली तो उसके बाद हमने घर भी टीम भेजी और सिविल में टीम भेजी ताकि किसी प्रकार से निजता और गोपनीयता भंग ना हो। हमने अपने साइड से उसका पूरा प्रयास किया था, तो वहाँ पे नहीं मिले थे। ये पता चला कि कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, और फिर हमारा फ़ोन भी उस समय नहीं उठ रहा था, तो हम लोग उस टाइम पे थोड़ा हेल्पलेस हो गए थे कि कैसे अब इसमें हम आगे बढ़ें। कुछ समय बाद हमारा कांटेक्ट हुआ तो ये पता चला कि वो उनकी अभी जो लोकेशन है वो गोविंदगढ़ के समीप उस साइड कहीं पे उनके रिलेटिव हैं। तो जिसके आधार पे फिर हमने उनसे बोला कि आप गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस आ जाएं और आपकी सहूलियत की जगह भी रहेगी, और हम लोग वहाँ पहुँच के आपका जो भी बयान होगा वो लेंगे। अगर आप जो भी कराना चाहते हैं, जो भी कार्रवाई कराना चाहते हैं वो करें। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग की तरफ से क्योंकि फैमिली या पीड़ित या फरियादी कोई भी एफआईआर कराने नहीं आया। जो भी इनिशिएटिव लिया गया, जो भी प्रयास किए गए वो हम लोग ने स्टार्ट किए थे कि अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको जो उसके आरोपी हैं, जो गलत किए हों, उनको हम सज़ा दिला सकें। तो हमारे पूरा पुलिस टीम इसमें लग के हम लोग प्रयासरत थे। हमारे साथ तहसीलदार और प्रशासन भी उसमें लगा हुआ था। और फिर उसके बाद जब गोविंदगढ़ रेस्ट हाउस में बयान वगैरह हुए, उसमें जो उन्होंने कथन दिया बच्ची ने, वो बहुत ही स्पष्ट नहीं आ रहे थे। जो उसका जो आप समझते हैं कि एक पूरी घटनाक्रम अगर बताई जाती है तो उसमें बहुत सारी उसका अभाव था कि क्या हुआ पहले, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे भी कभी जब आपके पास एफआईआर वगैरह कहीं से आपके पास मिलती है या हम चार्जशीट वगैरह जमा करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था। तो इसलिए पुलिस टीम जो थी उन्होंने भी बार बार पूछा कि आप सही चीज़ बताएं और जो भी हुआ है वो सही सही बताएं। आपके साथ अगर छेड़छाड़ हुई हो वो बताएं, आपके साथ अगर गलत कार्य हुआ वो बताएं। हमने हमेशा उनको स्वतंत्र रखा। आप जैसा कथन देंगे हम वैसा आपका कथन नोट करके उन्हीं धाराओं में हम अपराध कायम करेंगे। और उसके पहले ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने खुद पीड़िता की माता से बात किया था। उस समय वो राजी नहीं हो रहे थे। मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ रिपोर्ट कराएं। अगर आप नहीं कराएंगी तो ऐसे आरोपी अन्य बच्चियों के साथ भी कर सकते हैं, और आपके बच्चे के जो आरोपी हैं उनको भी हम सज़ा दिला सकें, इसलिए हमने उनको मनाने की कोशिश की थी। और जिसके बाद उन्होंने समझ के फिर वो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई थी। बहरहाल फिर जब रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई उसमें क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, और फिर उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि अगले दिन इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मेडिकल होता है,
न्यायालय जांच होती है, इसलिए फिर उनको लाके उनकी ही सहमति से उनकी माँ के साथ, लड़की की माँ और उनको हमने वन स्टॉप सेंटर में रखा था। अगले दिन हमने एक टीम भेजी वरिष्ठ अधिकारियों की, जिसमें महिला अधिकारियों की, जिसमें एडिशनल एसपी आरती भी थी और अन्य महिला अधिकारी थी। हमको इसी बीच में कुछ जानकारियां भी लगी थी बच्ची का कि आना जाना कैसे हुआ था। जो कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे कि बच्ची खुद के उससे बाहर निकल रही है, किसी ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा था उसमें नशे का या कोई ऐसी चीज़। तो वो सारी चीज़ें भी हमने उससे पूछा। कुछ हमको जानकारी लगी कि वार्ड बॉय जो है वो भी बच्ची से उसकी भी बातचीत हो गई है बीच में, और तो उसके आधार पे भी हमने पूछा कि आपने पहले एफआईआर में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब फिर उन्होंने बच्ची ने वार्ड बॉय के बारे में उल्लेख किया और ये बताया कि उसने उसको ब्लैकमेल करके बुलाया। तो उस सारी चीज़ों को भी हमने पूरा कथन में लिया। हमने फिर भी समझाने की कोशिश की, एडिशनल एसपी थी और बाकी अन्य अधिकारी थे, हमने फिर भी समझाने की कोशिश की अगर अभी भी आपको कुछ भी रिपोर्ट करना है तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। किसी भी दबाव में, किसी प्रभाव में आप कुछ भी वो सूचना ना दें। तो उसके बाद भी उन्होंने किया। फिर भी हमने 354 छेड़छाड़ में मेडिकल उतना डिटेल्ड नहीं होता है, फिर भी हमने एक पैनल के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने पूर्ण मेडिकल कराया, जिसमें हम कई सारे एफएसएल की स्लाइड्स भी हम जब्त करते हैं, वो भी हमने जब्त कराई, जो कि 354 में नहीं होता है, छेड़छाड़ की रिपोर्ट में नहीं होता। फिर भी हमने कि बच्ची हो सकता है अभी ना बता रही हो सकता है कुछ उस दबाव में हो, तो उसके बाद भी हमने उसको जब्त करा। अगर हमको कुछ छिपाना होता है या कुछ हमको वो करना होता तो हम ये सारी चीज़ ना करते। फिर उसके बाद भी हमने जब्त कराया। वहाँ पे भी उसको कोई चोट वगैरह नहीं थी, कोई बाहरी उसको नहीं था और कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं थे कि इसके साथ कोई बहुत गंभीर घटना हुई हो, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। जैसे रेप वगैरह घटना हुई है, ऐसा कोई इंडिकेशन वहाँ से भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने पीड़िता को न्यायालय में कथन कराए। उसी समय जब न्यायालय में कथन चल रहे थे तब मैं शायद यहाँ पे बाइट दिया था। न्यायालय में कथन में भी पीड़िता ने सिर्फ छेड़छाड़ की घटना बताई है और उसमें कुछ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ उसके फोटो थे जो मॉर्फ करके उसने उसको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से वो महेंद्र के ही नाम पे छेड़छाड़ घटना, और बाकी जब वापस आ रहे थे तो 2 अन्य लोग के द्वारा छेड़छाड़ की घटना उन्होंने बताई थी। कल के करीब आधे 1 घंटे बाद पीड़िता ने फिर गैंग रेप का उसमें हमको बताया और उन्होंने ये भी बताया कि हमने न्यायालय में भी यही कथन दिया जो हम मीडिया को अभी दे रहे हैं, और जब हमने न्यायालय का कथन देखा तो उसमें मात्र छेड़छाड़ का दिया था। अब न्यायालय में तो किसी का दबाव रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ माननीय महिला मजिस्ट्रेट होती हैं जो कि पीड़िता से खुद ही पूछती हैं, खुद ही समझती हैं और पूरा जो भी घटनाक्रम पीड़िता बताती है उस हिसाब से उसको लिखती हैं। उनको कोई चीज़ और सवाल पूछने होते तो वहाँ पूछती हैं, तो उस कथन में भी कुछ नहीं आया था। बहरहाल फिर मीडिया के सामने पीड़िता ने बताया और आपने देखा होगा कि वो कथन जो उन्होंने उस दिन दिया था, उनके परिजनों ने दिया था, और आज की कथन उसमें बहुत अंतर आपको दिखे होंगे। उस समय उन्होंने बताया था कि जब वो महेंद्र से मिली थी तो महेंद्र उनको कमरे में ले गया और फिर वहाँ पे 4-5 लोगों ने गलत कार्य किया, और कई जगह उन्होंने बताया कि मुझे ध्यान नहीं कौन व्यक्ति है गलत कार्य करने, और फिर कई जगह उन्होंने 4 बताया, फिर उसके बाद 5 लोग का नाम लिया। तो वहाँ पे भी एक है। फिर आज उन्होंने बताया कि जब महेंद्र से मिलने के बाद वो जब वापस जा रही थी तो बेहोश हो गई, और उसके बाद फिर 4-5 लोग ने गलत कार्य किया, एक रूम में ले जाके उनको ऐसा महसूस हुआ, और उसके बाद फिर उनको फिर वापस रोड पे छोड़ दिया गया, और उसके बाद उनके जब आगे गई तो उनके फैमिली और सब लोग मिले। अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो टोटल हमारे पास, क्योंकि ये एविडेंस बहुत अच्छे हैं, पूरा जो वार्ड से लेके जो पूरा जहाँ पे पीड़िता गई है, ये पूरा एक रिहायशी हॉस्पिटल या कमर्शियल एरिया है, तो हर जगह कैमराज और सीसीटीवी हमारे पास थे। हम निष्ठा की वजह से उन सबको नहीं प्रदर्शित कर सकते, वो सारी चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक छोटा सा आंकड़ा ये बताना चाहूँगा कि टोटल जो पीड़िता है उसने वार्ड से लेके और जो मंदिर है जहाँ पे बेहोश हुई थी वो करीब 2.8-2.9 किलोमीटर है। और वो जो है करीब 1:12 पे रात को वार्ड से निकली है और 1:41 पे उस मंदिर के पास बेहोश हुई हैं। तो आप बताएंगे कि करीब 28-29 मिनट होता है। एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, अगर ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। अगर बहुत स्लो नहीं चल रहा तो ठीक ठाक स्पीड 6 किलोमीटर वो चल लेता है, और ये भी उसी हिसाब से 2.8 किलोमीटर इन्होंने
कितने मिनट में किया आप बताइए? 21 और 29 मिनट्स में 2.8 किलोमीटर किया। तो कहीं से भी बीच में जाके रूम में ले जाके गैंग रेप होना, वापस उस रोड पे छोड़ना, ये कहीं से भी टेक्निकली लॉजिकली संभव नहीं है। फिर भी हमने पीड़िता का हमने कल भी एक पूरक कथन लिया है। उसमें वही जो आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वैसे ही कुछ बिंदु उसमें बताए, उसको भी हम जांच में रखे हैं। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पीड़िता को हम जो भी उसके साथ अगर जो गलत हुआ उसको हम न्याय दिला पाएँ। जो मेडिकल में वो एफएसएल की स्लाइड्स जब्त हुई हैं उसको भी हम क्योंकि अभी तक उसमें धारा ही नहीं जुड़ी है, लेकिन हमने उसको फिर भी हमने एफएसएल लैब भेजा है कि बाय चांस हमको कुछ भी एविडेंस उसमें मिलते हैं तो हम उसमें सुसंगत धाराएं उसमें बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो पीड़िता है उसकी माँ ने भी आपने देखा होगा कथन दिए थे, तो उसमें माँ ने भी बोला था कि नहीं, कोई दबाव पुलिस ने नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि पीड़िता को आगे करके कुछ अन्य तरह के इसमें क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। एक पीड़िता एक छोटी सी बच्ची है, 16 साल की बच्ची है। मैं सभी से अपील है कि उसको इस तरह से चीज़ों में ना यूज़ करें और जो सच्चाई है उसको आने दें। और क्योंकि अगर हम आप देखे होंगे अभी तक 4-5 बयान उसके चेंज हो गए हैं और जो उसका ओरिजिनल केस है वो भी कमज़ोर होता जाएगा अगर उसके बयान ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो बस यही अपील है कि हमने अपनी साइड से पूरी ईमानदारी से, हमारी पूरी टीम ने दिन रात जग के इस पूरे केस को हमने सॉल्व करने की कोशिश की, पूरे उस पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश की है। और मेरे अभी भी अपील है पीड़िता उसके परिजनों से कि आप हमको बताएं, हम सारी चीज़ें आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो सही घटना है वो हम करना चाहते हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। बस यही अपील करना चाहता हूँ। तो क्या मानते हैं इसमें कुछ राजनीतिक व्यक्ति शामिल हो गए हैं और इसको मामले में पुलिस पकड़ा है? निश्चित रूप से, जैसे आपने सुना ही होगा, उस दिन उसने पीड़िता बच्ची ने बोला था कि हमने न्यायालय में वही कहा जो अभी यहाँ कह रहे हैं। फिर हमने जब बताया कि न्यायालय में तो उस पीड़िता ने मात्र छेड़छाड़ की बात की, तो फिर आज बयान बदल गए और उसमें ये बताया गया कि न्यायालय में पीड़िता ने पुलिस के दबाव में बयान दिए। तो कहीं ना कहीं ये बार बार बयान को बदलना, बार बार उसको वो करना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पीड़िता अबोध है तो उसको कोई ना कोई आइडियाज दिए जा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है जिसके आधार पर उसके कथन बार बार चेंज हो रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन संभव तो लग ही रहा है जिस प्रकार से बयान लगातार बदल रहे हैं। अगर कोई एक घटना कंसिस्टेंट होता है, एक ही चीज बताता है, तो समझ में आता है कि देखिए लड़की का बयान हमने पूरा वीडियोग्राफी किया था। जो हमने एफआईआर भी की है वो भी हमारे बीएनएस कानून में है, बीएनएसएस में है कि हम लड़की का बयान भी वीडियोग्राफी करेंगे और उससे हमने लिखित भी बयान लिया है। तो वीडियोग्राफी में भी हम जब कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ नहीं प्रस्तुत कर सकते, हम जब कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हम अपनी साइड से ही पूछ रहे हैं बच्ची से और क्या हुआ था आपके साथ, और क्या हुआ था। बच्ची की तरफ से कम इंटरेस्ट आया और ये बात मेरे ख्याल से बच्ची के फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया था कि वो खुद से रिपोर्ट नहीं करने आए थे। पुलिस ने ही उनके पास रिपोर्ट करने के लिए बार बार जाई थे, फ़ोन किया, हमने घर भी भेजा सिविल में, उसके बाद हमने उनको कोशिश करके वहाँ गोविंदगढ़ साइड भी बुलवाया था। तो ये कि पुलिस के दबाव में ही मैंने ऐसे बयान दिया। और दूसरी बात क्या है कि अभी पत्रकार वार्ता व्यक्तियों ने किया और उसके बाद आपने भी पत्रकार वार्ता की, इसमें क्या छुपाना चाहेंगे और क्या सच्चाई बताना चाहेंगे? इसमें मैं कोई चीज़ नहीं छिपाना चाहूँगा। अगर आप दोनों पत्रकार वार्ता देखेंगे तो दोनों में एक ही चीज़ बोली है मैंने। अगला कदम हम जैसे मैंने बोला, मैंने एफएसएल में स्लाइड भेजा है उस जो पीड़िता के मेडिकल के हैं। अगर उसमें कुछ ऐसा आता है तो निश्चित रूप से हम उसको आगे सुसंगत धाराओं में करेंगे। पीड़िता अगर हमको अप्रोच करती है या पीड़िता के परिजन हमसे बात करते हैं, अभी तक हम ही बात कर रहे हैं, अभी तक हम ही जा रहे हैं पीड़िता के पास, अभी तक हम ही कर रहे हैं। पीड़िता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अन्य माध्यम से अपनी चीज़ें बता रही है, लेकिन हमारे पास खुद से नहीं आ रही हैं या हमारे थ्रू नहीं आ रही। जो एक चैनल है पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसके थ्रू नहीं आ रही हैं और हम ही अप्रोच कर रहे हैं, हम ही सारी शिकायतें नोट कर रहे हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं। तो हमारा अपील है कि आप हम पे भरोसा करें और हम आपकी जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आपने सुना होगा विकास उस समय जब पीड़िता अपने वो हॉस्पिटल से निकली है, विकास वहीं पे सिक्योरिटी में था,
पीड़िता की माँ ने विकास से ही पूछा था कि भाई कोई लड़की बाहर गई, तो उसने बताया हाँ, एक लड़की बाहर गई है, और पीड़िता उसी का नाम फिर रेप में बता रही है। और वही विकास जब वहाँ पे गेट पे था, जब स्ट्रेचर में पीड़िता आई है, उसने भी उसको एंट्री कराया। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी समझ सकते हैं कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। ये लगातार हम लोग अस्पताल प्रशासन से उसमें रहते हैं, और बीच बीच में उनको हम लिख के भी देते हैं कि जितने भी उनके यहाँ ज्वाइन करेंगे लोग, उनके चलित सत्यापन कराते हैं। बीच बीच में वो हमको सारी लिस्ट भी देते हैं, जो भी उनके यहाँ सिक्योरिटी में है या जो भी उनके यहाँ संविदा में है, उन सबके हमको लिस्ट देते हैं, जिसका हम लगातार सत्यापन भी करते रहते हैं। पीड़िता ने जिस तरह बयान दिया सर, पहले भी जिस तरह दिया और फिर आज हो गया है पुलिस के पास और पुलिस के बाहर भी। अगर हमारे दबाव में है तब भी कम से कम एक रूपता होनी चाहिए बयान में, लेकिन उसके बाद भी बयान चेंज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीड़िता को गुमराह करके या पीड़िता को कुछ मैनिपुलेट करके ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, उसी केस में हम पीड़िता के जो भी एविडेंसेज आ रहे हैं या जो हमारे एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसी के आधार पे आगे जांच कंटिन्यू रहेगी। यदि पीड़िता कुछ बताना चाहते हैं तो हम उसके बिल्कुल स्वागत है, और निश्चित रूप से हम उसकी पूरी मदद करना चाहेंगे। हमने ये भी बोला कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, आप उसके समझ भी अपने बयान दे सकते हैं, क्योंकि इस ऐसे मामलों में नाबालिगों के काउंसलिंग के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। हमने उनके समझ भी उनको पेश करने के लिए बोला है। घटना देखिए, पूरी रोड है जो है वो पीड़िता गई है, और उसके बाद वहाँ पे आधे रास्ते पे वो आरोपी उसको मिला है, तो उसके पीछे पीछे गई है, फिर थोड़े दिन साथ में चली है, और उसके बाद फिर वापस आ गई है जब आरोपी के पास फोन आया है। तो इसलिए अन्य कोई ऐसा घटना स्थल उसमें बना नहीं है।